हेलो फ्रेंड, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के साइंस यानी कि विज्ञान के काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न को बताएंगे। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, अगर आप भी इस बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं ना, तो ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना 100% पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है ना गत वर्ष में यहाँ पे लगातार ये प्रश्न सभी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और क्लास को यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हुए हैं ना दोस्तों, इसका आंसर जो है ना बिल्कुल यहाँ पे संक्षेप में आपको बताया जाएगा, बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना गत वर्ष में ये प्रश्न जो है ना काफी बार पूछा जा चुका है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक को प्लाट के देखेगा ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में जब से एग्जाम हो रहा है ना, तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में गत वर्ष में बराबर पूछे ही जाते हैं, ठीक है। लगभग में प्रत्येक वर्ष ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। यानी कि 2023 के लिए प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकता है। तो इस प्रश्न को अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यानी कि कोई भी कंडक्टर होता है ना, उसका जो रेजिस्टेंस होता है ना, किन किन बातों पर निर्भर करता है वही आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो ना दोस्तों कुछ इस प्रकार लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, ठीक है। यहाँ पे संक्षेप में यहाँ पे बताया गया इसका डिटेल। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा चालक तार की लंबाई पर, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों, चालक तार की लंबाई पर। तो इसको लिख के डैश मार देना है। तो तार की लंबाई जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। तो काफी सिंपल बात है, यहाँ पे किसी भी चालक का प्रतिरोध जो निर्भर करता है ना, तो पहला पॉइंट ये है चालक तार की लंबाई पे। और दोस्तों, यहाँ पे तार की लंबाई जितना अधिक होगा ना, प्रतिरोध भी उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। और दोस्तों, यहाँ पे दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा चालक तार की मोटाई पर, ठीक है। तो काफी सिंपल ये भी पॉइंट है, चालक तार की मोटाई पर। कहने का अर्थ है कि तार जितना ही मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जस्ट उसका ऑपोजिट, अगर तार मोटा है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, कम होगा। अगर तार यहाँ पे पतला है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। और यहाँ पे तीसरा काफी महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि चालक के ताप पर, यानी कि चालक का टेम्परेचर पर, जो कंडक्टर है ना, तो उसका टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे इसको लिख के डैश मार देना है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है, ठीक है। अगर यहाँ पे ताप बढ़ाते हैं तो कंडक्टर का प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो काफी सिंपल प्रश्न ये था, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट गेस क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी भी चालक का प्रतिरोध जो है ना दोस्तों, ये निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि चालक तार की लंबाई पर। कहने का अर्थ है कि तार जितना लंबा होगा प्रतिरोध उतना अधिक होगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट यह है कि तार की मोटाई पर, यानी कि चालक तार की मोटाई पर। कहने का अर्थ है कि तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना कम होगा, और दोस्तों तार जितना पतला होगा प्रतिरोध भी उतना क्या होगा दोस्तों, अधिक होगा। और चालक के ताप पर, यानी कि चालक का टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। कहने का अर्थ है कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, बढ़ता है। तो इस तरह लेके आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना दोस्तों फुल मार्क्स मिलेंगे। आपसे एक भी यहाँ पे जो है ना मार्क्स वगैरह नहीं काट सकते, एक भी नंबर नहीं कटेगा। इसलिए काफी शानदार क्लास हो रहा है। क्लास को बिल्कुल आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा दूसरा नंबर प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछ लिए जाते हैं, ये भी प्रश्न है। और 2023 के लिए जो है ना दोस्तों गेस प्रश्न है, ठीक है। तो इसको भी अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, आपको बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई दो उदाहरण दे, ठीक है। तो काफी सिंपल डेफिनेशन है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आखिर होता क्या है। यहाँ पे सिंपल भाषा में समझाया जाए कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो किसी ना किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, कभी ना कभी समाप्त होगा ही। इनके भंडारण सीमित है, फिक्स्ड है। इसका भंडारण क्या दोस्तों, सीमित है, यानी कि आने वाले समय में ये खत्म हो जाएगी। दूसरे शब्द में कहेंगे तो ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग में लाने के बाद पुनः स्थापित किया जाना संभव नहीं होगा। ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों,
अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत या फिर समापीय ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देखिएगा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहते हैं कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो किसी ना किसी दिन समाप्त होगा ही, ठीक है, निश्चित है, आने वाले समय में समाप्त होगा है, क्योंकि इनका भंडारण क्या है दोस्तों, फिक्स्ड है। दूसरे शब्द में यहाँ पे बताया गया है कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो बार बार उपयोग लाने के बाद पुनः उसको स्थापित नहीं किया जा सकता है, संभव नहीं है। तो ऐसे ही इसी को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहेंगे। और जैसे कि यहाँ पे जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम में जैसे कि आपका पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन तेल आता है, ठीक है। तो ये सब क्या होते हैं कि आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। एलपीजी भी खत्म होगा ही, कोयला भी खत्म होगा, विद्युत भी आने वाले समय में क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि इसका भंडारण सीमित है, यानी कि कोयला का बड़े बड़े उद्योगों में इसका उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम में यहाँ पे इसका उपयोग डेली होता है लगभग में पराए। तो ये क्या होगा दोस्तों, इसका भंडारण सीमित है, तो इसका ये तो खत्म होगा ही ना आने वाले समय में, किसी ना किसी दिन समाप्त होगा ही, ठीक है। और इसको हम लोग पुनः जो है ना उत्पन्न दोबारा नहीं कर सकते, इसको उत्पन्न करने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग सकते हैं, लेकिन ये आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या होता है, अनवीकरणीय स्रोत का जस्ट ऑपोजिट होता है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसको कहेंगे जिसका भंडारण सीमित ना हो, जो आने वाले समय में समाप्त ना हो। जैसे कि आपको सौर ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा क्या होगा, सोलर से जो प्राप्त ऊर्जा होता है उसको हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो उसी को हम लोग कहेंगे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जैसे कि पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सब कभी भी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद करते ये भी आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। इस तरह के जब भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो कुछ इस प्रकार लिखिए, काफी यहाँ पे संक्षेप में पूरा डिटेल में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ताकि आपको एक ही बार में ये झट से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। उससे पहले जो भी विद्यार्थी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली जो है ना धमाकेदार क्लास होते रहता है। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर प्रश्न जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, यानी कि ये भी गेस प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न ये रहा है कि आपको बताना है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। तो काफी सिंपल प्रश्न है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, उत्तर लिखेंगे। उत्तर लिखने के बाद यहाँ पे सबसे पहले एक साइड में उत्तल लेंस लिखेंगे और यहाँ पे दूसरा साइड में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, अवतल लेंस, ठीक है। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस बीच में क्या करेंगे दोस्तों, अड्डी फाड़ देंगे, ठीक है, रेखा फाड़ देंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उत्तल लेंस में क्या होता है दोस्तों, बीच में मोटा तथा किनारे में पतला होता है। देखिएगा उत्तल लेंस किस प्रकार होता है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया, ठीक है। उत्तल लेंस जो होते हैं बीच में क्या होते हैं दोस्तों, मोटा होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बीच में मोटा है और किनारे पर क्या दोस्तों, पतला है। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है आपका अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में पतला होता है, कुछ इस प्रकार होता है आपका अवतल लेंस, और किनारे पर क्या होता है दोस्तों, मोटा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, अवतल लेंस होता है। ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा, अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं। उत्तल लेंस का खासियत क्या होती है कि ये जो अक्षर होते हैं ना उसको बड़ा करके दिखाते हैं। और दूसरा यहाँ पे इसका अवतल लेंस का दूसरा पॉइंट में लिखना पड़ेगा, अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं, ठीक है, इसका जस्ट ऑपोजिट। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट में आपको लिखना पड़ेगा कि प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस का काम क्या होता है कि जो प्रकाश किरण होता है ना उसको एक जगह जमा करने का काम होता है, ठीक है। और अवतल लेंस में क्या करते हैं दोस्तों, ये चारों तरफ फैला देते हैं, यानी कि प्रकाश की किरण पुंज जो होते हैं ना बिखेर देता है, ठीक है, यानी कि इधर उधर फैला देता है प्रकाश किरणों को। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिख सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। कहने का अर्थ है जो उत्तल लेंस होते हैं ना इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, आभासी बनता है और दोस्तों उल्टा बनता है। और यहाँ पे इसका चौथा पॉइंट ये है कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। इसका जस्ट ऑपोजिट है, यहाँ पे उल्टा बनता है तो यहाँ पे सीधा बनेगा ही, यहाँ पे वास्तविक बनता है तो यहाँ पे आपका आभासी बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। उसके बाद 5वां पॉइंट में आप लिखिएगा दोस्तों, लेंस की बाएं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाएं तरफ गति करता है, ठीक है। अगर लेंस को बाएं तरफ हिलाइएगा ना तो प्रतिबिंब किधर गति करेगा, उसका जस्ट ऑपोजिट तरफ, यानी कि दाहिनी तरफ गति करेगा। और इसका 5वां पॉइंट ये है कि लेंस को अगर बाएं तरफ हिलाएंगे तो प्रतिबिंब भी बाएं तरफ ही हटेगा, यानी कि गति करेगा। उसके बाद यहाँ पे 6ठा पॉइंट को लिखिएगा दोस्तों, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि जो उत्तल लेंस होती है ना इसकी फोकस दूरी कैसा होती है दोस्तों, पॉजिटिव होती है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। उम्मीद करते हैं ये आपको जो है ना अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और इसको भी जो है ना कम से कम
एग्जाम यहाँ पे अगर लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं तो यहाँ पे 3 को पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर 5 नंबर के पूछे जाते 5 मार्क्स के दीर्घ लघु उत्तरीय मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे तो यहाँ पे 6 पॉइंट या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो है ना टोटली यहाँ पे 6 पॉइंट कवर किए हैं, जो कि काफ़ी इजी पॉइंट है। इसको आप जो है ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका PDF जो है ना अपने वेबसाइट पर डाल देंगे। और काफ़ी सारे विद्यार्थी जो है ना वेबसाइट में जाकर टेस्ट वगैरह नहीं देते हैं, तो आप जो है ना डेली प्रत्येक दिन टेस्ट वगैरह देते रहिएगा। इससे आपका क्या होगा दोस्तों, रिविजन में ही डिवीजन है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुना। अगर आप रिवीजन करते जाइएगा तो आपका एक प्रश्न क्या होगा दोस्तों, टंच रहेगा, ठीक है। आप चलिए उसको भूलिएगा नहीं, 7 जन्म तक आपको याद रहेगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है ना डेली वेबसाइट में जाके जो है ना टेस्ट वगैरह देते रहना पड़ेगा। चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक किरण आरेख खींचिए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है। इसको भी VVI कर लीजिए, MBBI मानिएगा इसको दोस्तों, ठीक है, MBBI, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं 2023 के एग्जाम में। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होते हैं और इसका एक क्या करना है दोस्तों, किरण आरेख भी खींचना है। चलिए दोस्तों यहाँ पे फटाफट से इसका उत्तर लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, उत्तर में लिखना पड़ेगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, यानी कि छोटे से छोटे वस्तुओं को उसको बड़ा करके दिखाता है हमको सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। बहुत छोटा से छोटा, यानी कि जिसको हम लोग खुली आंखों से, नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो वो कौन देखता है दोस्तों, कौन देख सकता है, तो वो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हमारा नेत्र देख सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस लगा रहता है, आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछे जाएंगे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होते हैं उसमें कौन सा लेंस का व्यवहार होता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार होता है, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है आखिर, कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं ना, कम फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होते हैं। इसकी सहायता से सूक्ष्म वस्तुओं को देखा जाता है, यानी कि छोटे से छोटे वस्तुओं को, छोटा से छोटा पार्टिकल्स को हम लोग देख सकते हैं मात्र एक सरल सूक्ष्मदर्शी की मदद से। और जो सरल सूक्ष्मदर्शी होते हैं उसमें कौन सा लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है। और दोस्तों इसका एक किरण आरेख भी खींचना है, तो कुछ इस प्रकार आपको बना लेना है किरण आरेख। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक उत्तल लेंस ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक उत्तल लेंस ले लेंगे और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये बीच में जो होता है ये प्रकाशीय केंद्र होता है, इसको हम लोग O के द्वारा दिखाते हैं। और इसका जो है ना बायां तरफ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वस्तु को रखेंगे, यानी कि प्रतिबिंब को रखेंगे। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ए भी एक वस्तु है, तो प्रतिबिंब भी जो बनेगा ना ये इसके दाहिने तरफ भी बाएं तरफ भी बनेगा, ठीक है, और इससे बड़ा बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ए भी वस्तु को रखे हैं यहाँ पे, ठीक है। फोकस और यहाँ पे प्रकाशीय केंद्र के बीच में ए बी वस्तु को रखा गया है और इसका प्रतिबिंब जो बनता है ना दोस्तों, फोकस और अनंत के बीच में बनता है। और दोस्तों कैसा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। तो यही कार्य करता है सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी कि यहाँ पे मान लिए कि इसका वस्तु का साइज जो है मान लिए 1 mm, ठीक है। तो इसको कितना बड़ा करके दिखाएगा, यहाँ पे जो है ना दोस्तों इसको 10 गुना बड़ा करके दिखाएगा, यानी कि 10 mm का हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से आप नोट कर सकते हैं या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ताकि जो है ना आप इजीली इसको अच्छी तरीके से याद कर सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों यहाँ पे क्लास को बिल्कुल जो है शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आपके सामने जो है ना प्रस्तुत कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि पढ़ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे देखिएगा 5 नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं उसका थ्योरी क्या होता है, उसका सिद्धांत क्या होता है, वही आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो है कुछ इस प्रकार लिखते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिख के डैश मार देना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से इसको हम लोग डेफिनेशन कर देते हैं। देखिएगा विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या होता है कि जब एक विद्युत धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कुछ समय के बाद बदलती रहती है, ठीक है, यानी कि जब एक धारावाहिक कुंडली को, धारावाहिक क्वाइल जो होते हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र जिसकी दिशा कुछ समय के बाद क्या होती है, बदलती रहती है,
तब एक बल युग्म कार्य करने लगता है। ठीक है, तब एक क्या करने लगता है दोस्तों, बल युग्म यानी कि बल का जोड़ा कार्य करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है, कुंडली यानी कि जो कॉइल होता है वो घूमने लगती है, यानी कि घूर्णन करने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे विद्युत मोटर का सिद्धांत यही कहता है कि जब एक विद्युत धारावाही कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है, तब एक क्या कार्य करता है, एक तरह का बल कार्य करता है। ठीक है, जिसके कारण जो कॉइल होता है, जो कुंडली होता है, वो क्या होने लगता है दोस्तों, घूर्णी लगता है, यानी कि घूर्णन करने लगता है, मतलब या क्या क्या करने लगता है, घूर्णी करने लगता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है दोस्तों, विद्युत मोटर लिख के डेस मार देना है, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर लिख के डेस मार देना है। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है कि विद्युत मोटर एक ऐसी घूर्णन युक्ति है, ऐसा एक डिवाइस होता है विद्युत मोटर, जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है ना, उसको मैकेनिकल एनर्जी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। ठीक है, चलिए इसको भी अच्छी तरीके से समझ लीजिए दोस्तों, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी सिंपल डेफिनेशन के द्वारा यहाँ पे आपको जो है ना प्रश्न को समझाया जा रहा है। ठीक है, तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास को बिल्कुल शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए यहाँ पे छठा नंबर प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछे जाते हैं, और यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न में तो पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न को देखिएगा कि ए मीटर एवं वोल्ट मीटर के उपयोग बताइए। ठीक है, आखिरकार हम लोग ए मीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं और वोल्ट मीटर का उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, जो ए मीटर होते हैं ना, उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, विद्युत धारा मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और वोल्ट मीटर का उपयोग क्या किया जाता है, विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे लिखा गया, काफ़ी संक्षेप में शॉर्ट में लिखा गया है कि अमीटर का उपयोग हम परिपथ में विद्युत धारा को मापने में करते हैं। ठीक है, यानी कि जो अमीटर होते हैं ना, उसका उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है एमीटर का, जबकि वोल्ट मीटर का प्रयोग दोस्तों विभवांतर मापने के लिए हम लोग करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी जो है ना आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये सभी प्रश्न जो है आपके गत वर्ष में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड प्रश्न होते हैं। तो फ्रेंड आपको बताना है कि आंख की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि क्या तात्पर्य होता है। ठीक है, जो आंख की समंजन क्षमता होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखते हैं, हमारी आंखों में एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है, इसकी सहायता से हमारा आंख जो है ना विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बना सकती है। नेत्र द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को एक साथ रेटिना पर समायोजित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड आपको पता होना चाहिए, आँख का जो समंजन क्षमता होता है ना, ऐसा समंजन क्षमता किसी भी कैमरा या फिर अन्य किसी मोबाइल फ़ोन में नहीं होते हैं। हमारा आँख जो होते हैं ना, एक साथ विभिन्न दूरियों पर रखे प्रतिबिंब को एक साथ रेटिना पर उसको देख सकता है, प्रतिबिंब बना सकता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग दूरियों पर रखा गया वस्तु, कोई वस्तु इधर उधर मतलब चारों तरफ से रखा गया है, तो आप जो है साइड से भी देख सकते हैं, लेकिन कैमरा में ऐसा चीज़ नहीं होता है। ठीक है, और दोस्तों आँख की जो समंजन क्षमता होती है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारी आँखों में एक विशिष्ट क्षमता पाई जाती है, इसकी सहायता से हमारा आँख जो है ना एक साथ विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को प्रतिबिंब जो है ना रेटिना पर बनाती है। नेत्र द्वारा विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को एक साथ रेटिना पर समायोजित करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, नेत्र का समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों हमारा आँख जो होते हैं ना, कितने मेगापिक्सल एरिया को कवर कर सकता है, देखिएगा यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा आँख जो होता है ना 576 मेगापिक्सल एरिया को एक साथ कवर कर सकता है। कितना, 576। आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कितना दोस्तों, 576 मेगापिक्सल एरिया को हमारा आँख जो है एक साथ रेटिना पर समायोजित कर सकता है। इसलिए इसी गुण को हम लोग क्या कहेंगे, आँख की समंजन क्षमता कहेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि भू उष्मीय ऊर्जा क्या होता है। ठीक है, भू उष्मीय ऊर्जा यहाँ पे आपको बताना है कि आखिरकार भू उष्मीय ऊर्जा क्या होता है। तो फ्रेंड इसका उत्तर जो ना कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा कि किसी कारणवश पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, किसी भी कारणवश क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर तप्त स्थल का निर्माण हो जाता है, और जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है। कहने का अर्थ है कि किसी भी कारणवश पृथ्वी के गर्भ के अंदर
क्या होता है दोस्तों, तप्त स्थल यानी कि टेम्परेचर वाला जगह का निर्माण हो जाता है। और जब भूमिगत जल इन स्थानों पर पड़ता है तो क्या होता है, भाप उत्पन्न होने लगता है, यानी कि वेपर उत्पन्न होने लगता है, वेपर प्रोड्यूस होने लगता है। इन भाप का उपयोग हम मोटर के टरबाइन को घुमाने में करते हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो भाप उत्पन्न होता है ना, इस भाप का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मोटर के टरबाइन को घुमाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, भू ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। तो काफ़ी सिंपल प्रश्न है, ठीक है। किसी भी कारणवश क्या होता है कि जो पृथ्वी का गर्भ होता है ना, उसके अंदर तप्त स्थल का निर्माण होता है, यानी कि टेम्परेचर वाले जगह का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, जब वर्षा वगैरह होता है या फिर अन्य स्रोतों से जब भूमिगत जल इन तप्त स्थलों के संपर्क में आता है, कॉन्टेक्ट में आता है, यानी कि तब स्थल में पहुंचता है वो जल, तो क्या होता है, भाप उत्पन्न होने लगता है। भाप उत्पन्न होगा ही, जब पानी को गर्म कीजिएगा तो क्या होता है दोस्तों, भाप उत्पन्न होता है। उसी प्रकार पृथ्वी के अंदर पानी रहता है, ठीक है, मतलब गर्म पानी रहता है, ठीक है। तो भूमिगत जल जब उसमें पहुंचता है, उस पर कांटेक्ट होता है, तो क्या होता है, वो भाप उत्पन्न होगा, भाप प्रोड्यूस होगा। तो भाप का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मोटर के टरबाइन को घुमाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है ना हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो है ना यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण 8 जो है ना सब्जेक्टिव टाइप प्रश्न यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न साइंस का कवर कर चुके हैं, ठीक है। जिनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न अगर आपको याद ना होना तो प्लीज़ दोस्तों उस प्रश्न को आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, बार बार याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये 8 प्रश्न में से काफ़ी सारे प्रश्न जो है आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में गर्दा मचा सकता है, ठीक है। और इनके साथ साथ काफ़ी सारे विद्यार्थी अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, तो फटाफट से यहाँ पे क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। और दोस्तों जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, तो आप फटाफट से आप मेरा व्हाट्सएप नंबर को नोट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6206076569। इस नंबर को सेव कीजिए, आप बोलिए कि सर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम जो है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने से काफी सारे बेनिफिट्स मिलेगा, जुड़ने के बाद ही पता चलेगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्त यार अपने भाई बहन में शेयर कीजिए। जितना भी आपका मित्र है, क्लासमेट है, तो चारों तरफ इस वीडियो को जाना चाहिए, ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी काफी धमाकेदार से कर सके। और दोस्तों यहाँ पे क्लास का टाइम को नोट कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थियों को क्लास का टाइम पता नहीं है, तो यहाँ पे डेली देखिएगा, यहाँ पे शाम 6 बजे क्लास होती है, और इनके साथ साथ यहाँ पे 9 बजे रात्रि में क्लास होती है, ठीक है। और इनके साथ साथ दोस्तों दोपहर में 1 बजे क्लास होती है। उसके बाद यहाँ पे 6 बजे सुबह में भी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो जिस दिन से सुबह 6 बजे क्लास होगा तो हम यहाँ पे व्हाट्सएप में आपको इन्फॉर्म बता देंगे कि 6 बजे से क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आपको क्लास में जुड़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं यहाँ पे अगले क्लास में। जो भी विद्यार्थी वेबसाइट में जाकर टेस्ट नहीं दिए, आज का धमाकेदार टेस्ट चल रहा है मैथ का, तो आप जल्दी से फटाफट से जाके वेबसाइट में टेस्ट को दे दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में।